नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। धनखड़ साहब आजकल चर्चा में बने हुए हैं, हर तरफ चर्चा में हैं, जीवन में शायद आखिरी बार चर्चा में हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद वो सिर्फ पूर्व उपराष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे। यकीन जानिए उनका कोई नाम भी नहीं लेगा। एक वक्त था कि धनखड़ साहब का ऐसा लगता था राज चल रहा है। राज्यसभा के अंदर रिकॉर्ड नंबर विपक्ष के लोगों को सस्पेंड कर दिया। मोदी जी के सामने ऐसे झुकते थे कि बस अगले राष्ट्रपति धनखड़ साहब ही बनने वाले हैं। लेकिन चमचागिरी की एक शर्त होती है, और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चमचागिरी की एक शर्त होती है जो वहां के सफल नेता जानते हैं। एक बार अगर 90 डिग्री पर झुक गए तो फिर झुके रहिए, उठने की कोशिश करेंगे। जरा सा भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। जब मैं धनखड़ साहब की पूरी कहानी लगातार पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में दो लाइनें सूझी, दो लाइनें आईं। इतना झुके कि सर की टोपी सरक गई, सीधे हुए तो रीढ़ की हड्डी दरक गई। पहले तो 90 डिग्री पे झुके रहे। एक कहावत कही जाती है कि इतना मत झुकिए कि सर की टोपी गिर जाए। वैसे एक और कहावत है कि अगर दोस्ती करने जाइए तो इतने ऊंचे घर में दोस्ती मत कीजिए कि उसकी छत देखिए तो सर की टोपी गिर जाए। यहां छत देखने की नहीं, यहां तो पांव देखने की बात थी। मोदी जी के सामने झुकते जाने की बात थी, और धनखड़ लगातार इतना झुकते गए कि सिर की टोपी यानी जो शान थी, जो इज्जत थी, जो आत्मविश्वास था, जो सेल्फ रेस्पेक्ट था, वो सारा का सारा उनके सिर से, उनके ऊपर से गिर चुका था। वो सब उन्होंने खत्म कर दिया था। सारे नियम, कानून, कायदे सब ताक पर रख दिए थे। राज्यसभा ऐसे चलाते थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हों। देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, अब तो खैर खेल हो गया है। लेकिन इनकी एक जिम्मेदारी होती है कि ये पद से ऊपर उठकर अपना काम करें। सब करते हैं, आटे में नमक सब मिलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके पहले जितने लोग रहे बड़े ईमानदार रहे, थोड़ा बहुत बेईमानी चलती है। अब जिस पार्टी ने आपको चुन के भेजा है, थोड़ा बहुत तो आप उसकी तरफ झुकोगे ही। लेकिन भाई साहब तो नमक में आटा मिलाने लगे थे। एकदम किसी को डांट देना, जया बच्चन का जिस तरह से अपमान किया था, बदतमीजी थी। मैं तो बहुत साफ कई बार लिख चुका हूं कि भारतीय संसदीय इतिहास में इससे ज्यादा नाकारा उपराष्ट्रपति पहले कभी नहीं हुआ। तो पहले इतना झुके कि सर की टोपी सरक गई, उसके बाद लगा यार थोड़ी सी इज्जत तो मेरी भी है। जब जरा ज्यादा हो गया, डांट वांट पड़ने लगी, तो कमर सीधी करने की कोशिश की। कमर सीधी करने की कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी दरक गई। मोदी जी ने कहा कि भैया खुद इस्तीफा दे के किनारे हो जाओ, वरना तुमको इम्पीच कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। अगर धनखड़ साहब मेरे ऊपर कोर्ट केस करना चाहें तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मोदी जी ने धनखड़ साहब से क्या कहा। लेकिन भारत में मोदी जी के अलावा किसके पास इतनी ताकत है कि वो धनखड़ साहब से इस्तीफा दिलवा दे? और तो मुझे कोई ऐसा दिखाई दे नहीं रहा जिसके पास इतनी हिम्मत हो कि वो धनखड़ साहब से इस्तीफा दिलवा दे। अब जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट का मामला था, ऑपरेशन सिंदूर का मामला था, इस पर मैं भी बहुत बात कर चुका हूं, लोग भी बहुत बात कर चुके हैं। इन सब बातों का कोई खास मतलब नहीं है। बात का मतलब सिर्फ इतना है कि जरा सा अपनी रीढ़ की हड्डी पर खड़ा होने की कोशिश की, विपक्ष से मिलना जुलना शुरू कर दिया। सुनते हैं कि जो मीटिंग की केजरीवाल से और विपक्ष के दूसरे नेताओं से, उसमें सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना कर दी, और यह खबर पहुंच गई ऊपर तक, और ऊपर के बॉसेस ने कहा कि बस हो गया, निकल लो। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मोदी जी का ट्वीट देख लीजिए। मोदी जी का जो ट्वीट था उसमें क्या लिखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पदों पर सेवाएं दी, उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूं। बस तारीफ का एक लफ्ज नहीं था। उसी दिन फडणवीस साहब को जन्मदिन की बधाई दी। अजित पवार तो उनकी पार्टी में भी नहीं है। अजित पवार को जन्मदिन की बधाई दी। देखिए उसमें कितनी सुंदर सुंदर फ्लावरी बातें हैं। और धनखड़ साहब को जो ट्वीट किया, उसका एक लाइन का मतलब यह था कि तुमको मैंने इतना कुछ दिया, उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत हो गई विपक्ष से बात करने की, मेरे सामने रीढ़ की हड्डी दिखाने की, निकल लो।
और इसका सबूत और चाहिए तो आप समझ लीजिए कि सरकारी विभाग में एक चपरासी का भी अब तो चपरासी पद नहीं रहा, अब उसको कुछ और ग्रुप डी कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है। लेकिन अगर वो भी रिटायर होता है तो बाकायदा एक फेयरवेल पार्टी होती है। दफ्तर के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं वो उसको माला पहनाते हैं, उसके लिए गिफ्ट दिया जाता है। कई सारे ऑफिसेज में एक प्लेक दिया जाता है जिस पर उसकी सेवाओं के बारे में लिखा होता है कि भाई 35 साल तक 40 साल तक आपने इस दफ्तर की सेवा की है और उसके लिए हम आपके आभारी हैं, वगैरह वगैरह। पूरा दफ्तर जो है पार्टी करता है, ज़्यादा कुछ नहीं तो समोसा जलेबी ये सब खिलाया जाता है। फिर सब लोग छोड़ने जाते हैं, परिवार के लोग आते हैं। उस दिन ज़रूर बंदा कार से जाता है, अगर उसके पास कार भी नहीं है तो या तो परिवार वाले कार का इंतज़ाम करके ले आते हैं या ऑफिस से ही कोई ऑफिसर अपनी गाड़ी दे देता है, ड्राइवर दे देता है कि इनको घर तक सम्मान से छोड़ के आओ, इतने साल तक इन्होंने सेवा की है। एक्स वीपी साहब को, जगदीप धनखड़ साहब को फेयरवेल तक नहीं मिला, एक माला नहीं मिली, एक फूल नहीं मिला। ऐसा कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती हैं भाई, ऐसे कौन से आईसीयू में भर्ती हैं कि उनकी एक विदाई पार्टी भी नहीं हो सकती थी। शशि थरूर का एक वीडियो आया, उनसे कोई पूछ रहा है तो उन्होंने कहा कम से कम विदाई हो जाती, हम लोग भी उनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछ लेते, उनको फूल माला पहना लेते। लेकिन नहीं, इस कदर बेइज्जत करके निकाला गया कि सबको गालिब का वो शेर याद आ गया, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इतना ज्यादा बेइज्जत होकर शायद ही कोई इस लेवल का आदमी अपने पद से निकला हो। कारण क्या है, आप झुकते गए झुकते गए झुकते गए और आप जब किसी के सामने झुकते चले जाते हो तो अपनी औकात बता देते हो। वह आदमी जानता है कि आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि किसी पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए आप झुकते चले जाओ। सब देख सकते थे कि धनखड़ की आंखों में राष्ट्रपति पद का ख्वाब दिख रहा था। मामूली परिवार से आकर जहां तक वो पहुंचे हैं वो शानदार है। पार्टी बदल बदल के पहुंचे हैं, एक ट्रेन से नहीं पहुंचे हैं। पहले देवीलाल की ट्रेन में सवार हुए, उसके बाद कांग्रेस की ट्रेन में सवार हो गए और जब देखे कि भारतीय जनता पार्टी का जमाना चल रहा है तो बीजेपी की ट्रेन में सवार हो गए। और उपराष्ट्रपति पद छोड़ दीजिए, इसके पहले वो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और शायद पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने, ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था, जीना हराम करके रख दिया था ममता दीदी का। इन्होंने ये सब क्यों कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ सरकार की चमचागिरी में। तो जब कोई आपको चमचा समझ लेगा, जब कोई आपको समझ लेगा कि आपके पास 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, तो उसके सामने आप अकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो धनखड़ साहब के साथ हुआ। गुलाम नबी आजाद को जरा याद कर लीजिए, जीवन भर विपक्ष रहे, राज्यसभा के नेता रहे, कांग्रेस के बड़े लीडर रहे। उनकी भी जब विदाई हुई थी तो पीएम मोदी की आंख भर आई थी। मोदी जी की आंख में आंसू आ गया था, जैसे कोई कितना अपना जा रहा हो। अब ये हो सकता है कि कांग्रेस में रहकर भी वो पीएम मोदी के लिए काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो, ये तो खैर मजाक की बात है। लेकिन इतने लंबे समय से जब आप किसी को देखते हैं, भले विपक्ष का हो, तो एक तरह की दोस्ती भी डेवलप हो जाती है। विपक्ष के नेता, अभी कंगना का वो बयान आया था कि संसद के अंदर तो एकदम लड़ते हैं, लगता है एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन जब वहां से निकलकर सेंट्रल हॉल में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में चाय कॉफी समोसा खाते हैं। तो ठीक है, एक संसद में बैठते हैं, वैचारिक विरोधी हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो बाहर दोस्तियां भी होती हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी में जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के घर में शादी थी तो वहां राहुल गांधी भी गए थे, ये सब होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत सम्मान रहता है और इसीलिए शायद गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की आंख में आंसू आ गया था। लेकिन यहां आंसू तो छोड़िए, यहां तो विदाई ही नहीं हुई, धक्का मार के एक तरह से कहिए निकाल दिए गए धनखड़ साहब। कभी क्या शानदार पोजीशन थी, क्या शानदार कुर्सी पर बैठते थे, जिसको चाहते थे डांटते थे, नाम लेकर बुलाते थे, चुप करा देते थे। आज ये कंडीशन ये है कि बोलें ना बोलें किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे सीख क्या मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि अगर सत्ता की दलाली करनी है और खास तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है और कुछ पाना है
तो रीढ़ की हड्डी को इलास्टिक की हड्डी बना दीजिए कि बस जब हो 90 डिग्री पे झुक जाए और ज़रूरत पड़े तो 360 पे झुक जाए, बिल्कुल झुकती चली जाए। ज़रा सी भी कड़ी हुई हड्डी, ज़रा सी भी तनने की कोशिश की हड्डी, ज़रा सी भी बनने की कोशिश की हड्डी, तो ये समझिए कि मोदी जी की लात पड़ेगी तो उसके बाद आप स्टेडियम से बाहर जाके गिरेंगे। तो धनखड़ साहब स्टेडियम से बाहर हैं। जयराम रमेश कल बड़ा दुखी थे, उनको किसानों का मसीहा वसीहा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऑफिस के कोऑर्डिनेटर हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब, उनका एक लंबा चौड़ा बयान आ गया जो ख़त्म यहाँ पे होता है कि हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है, और यकीन जानिए कि यही कांग्रेस का बयान है। रमेश साहब शायद थोड़ा इमोशनल हो गए और जल्दीबाजी में कल बयान उन्होंने दे दिया। आज जो बयान आया है सप्पल साहब का, वो जयराम रमेश के बयान के ऊपर आया है और बहुत साफ है कि खड़गे साहब की सहमत से आया है, और कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है, और कांग्रेस को पल्ला झाड़ ही लेना चाहिए था। पता नहीं जयराम रमेश को कौन से सुर्खाब के पर दिखाई दे रहे थे धनखड़ साहब के दामन पर। इतना ज़रूर किया उन्होंने कि कल रूबिया लियाकत को अपनी इज्जत बचाने का मौका दे दिया। धनखड़ के इस्तीफे पर बात करने की जगह उन्होंने बात किया कि विपक्ष क्यों बीमार हो गया है। तो जयराम रमेश जैसे कई लोग हैं जो इस तरह का मौका रूबिया लियाकत को और बाकी लोगों को देते रहते हैं। विपक्ष को भी थोड़ा सोचना होगा, कांग्रेस को भी थोड़ा सोचना होगा कि जिनको अपना प्रवक्ता बना के रखा है, जिनको अपनी ज़बान बना के रखी है, थोड़ा अपनी ज़बान पर लगाम दें। ठीक है, आप एक लोकतांत्रिक संगठन हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे पर अगर जयराम रमेश जैसे लोग आकर दुख व्यक्त करते हैं तो उसका सिर्फ मजाक उड़ाया जा सकता है। आज जो सप्पल साहब का बयान आया है वही पहले भी आ जाना चाहिए था। हकीकत यह है कि धनखड़ के लिए उनका चपरासी तक दुखी नहीं है, कोई और क्या दुखी होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।